अंदर हम क्या करते हैं कि हमने लेना है इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। सबमिट जैसे कि इसके नाम से आपको समझ में आना चाहिए, नेम भी इसका सबमिट ले लेते हैं और वैल्यू जो डिस्प्ले होती है वैल्यू भी सबमिट ले लेते हैं एस कैपिटल करके और इसको क्लोज कर देते हैं। तो जैसे इसका नाम है सबमिट इनपुट टाइप सबमिट, तो इससे आप ये याद रखिएगा कि ये सबमिट बटन है, यानी कि जो फॉर्म आप बना रहे हैं उसको सबमिट अगर आपको करवाना है, और ऑब्वियस सी बात है फॉर्म बना रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, सबमिट करवाना ही होगा, तो आपको बटन रिक्वायर्ड होगा। तो बटन के जरिए क्या होगा कि जो भी वैल्यूज आप देंगे वो क्या होंगी, सबमिट होंगी। जैसे कि आपका फॉर्म आप फिल करते हैं स्कूल का, कॉलेज का और किसी भी चीज का, तो वो जैसे कि सर यूनिवर्सिटी वगैरह, बिल्कुल, तो उसको फिल करने के बाद आपको सबमिट करवाना होता है। तो वेब पर भी आप आते हैं, कहीं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कहीं अकाउंट बनाते हैं, फिल करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो सबमिट होता है लैंड में। बिल्कुल जी सर लेकिन एक और ऑप्शन आता है रीचेक का ऑप्शन। हाँ जी, रीचेक का भी ऑप्शन आता है। तो इसी तरीके से ये सबमिट आपने कर दिया तो ये बटन देके सबमिट का आ गया। अब ये सबमिट का बटन हमारे पास लेफ्ट साइड पे जा रहा है, और इसका एक मसला ये है कि ऊपर आपके पास कॉलम 2 है, नीचे आपने ये सिंगल कॉलम में लिया हुआ है, तो आपको इसको एक तो कॉल स्पैन करना पड़ेगा ताकि ये नीचे के 2 कॉलम्स मर्ज हो जाएं। तो एक तो ये कॉल स्पैन कर दिया, दूसरी बात ये कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सेंटर में अलाइन करके देख लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं हम इसको, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक सबमिट का बटन भी आ गया कि जिससे आपका, अब आप इस बटन पे क्लिक करें तो देखेंगे आपके पास वैल्यू सबमिट हो रही है, ऊपर आ रही है लिखी हुई वैल्यूज, ठीक है। जी सर। फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से। अच्छा, अब एक और फीचर है आपके पास HTML5 के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि देखिए मैं फॉर्म सबमिट करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फॉर्म सबमिट कैसे होगा, वैल्यूज तो सारी की सारी क्या है, एम्प्टी हैं। वैल्यूज क्या है, सारी की सारी एम्प्टी हैं, एम्प्टी है, समझ रहे हैं ना बात। तो फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। आपने भी नोट किया होगा कि जब आप जो है किसी जगह पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं और कोई फील्ड ब्लैंक छोड़ देते हैं, और फील्ड वो मैंडेटरी होती है यानी लाजमी आपको देनी होती है, तो आपको एरर जनरेट करता है, आपको बोलता है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। क्या बोलता है, फॉरन में ही पहुंचा देता है। हाँ जी, बोलता है आपको ये फील्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब इसमें HTML में आपको एक प्रॉपर्टी दी हुई है, वो प्रॉपर्टी क्या है, देखिए मैं इनपुट टाइप नेम के अंदर है, नेम के अंदर मैं यहाँ जाके कह रहा हूँ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, कंट्रोल एस किया इसको मैंने, यहाँ पे F5 किया। अब देखिए मैं सबमिट करवाता हूँ, तो देखिए क्या कहते हैं, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये फील्ड आप देंगे तभी आगे चलेगा, समझ रहे बात। इसी तरीके से ये फील्ड आपने दे दी और बाकी आप प्रेस कर रहे हैं तो देखें वो फिल कर रहा है फॉर्म को। मैं चाह रहा हूँ तमाम फील्ड्स क्या है इसके अंदर, मैं कहता हूँ तमाम फील्ड्स इसके अंदर क्या है, मैंडेटरी है, सही है ना। तो मुझे हर उसके साथ फादर नेम के साथ भी मैंने ये लगा दिया, जेंडर तो ऑलरेडी रेडियो में है उसको जरूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ के साथ लगा दिया, कॉन्टेक्ट नंबर के साथ लगा दिया, कॉन्टेक्ट नंबर का नाम चेंज कर दूं, CNO कर देता हूं उसको, एड्रेस के साथ लगा दिया। अरे सर एक बात पता है, ये आपने अपनी नेम इज इक्वल टू जो CNO किया है और नेम के बराबर में नेम लिखते, तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, मैं बताता हूँ। क्लास को भी जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास भी ऑटोमेटिकली बेबी सिलेक्ट हुई भी है। अच्छा जी, देखिए इन्होंने ये पूछा है कि ये आपने इनपुट टाइप लिया टेक्स्ट,
तो टेक्स्ट तो ठीक है क्योंकि टेक्स्ट फील्ड है। तो ये नेम की क्या जरूरत है, क्योंकि ये नेम कहीं पर भी डिस्प्ले तो हो नहीं रहा, जो डिस्प्ले हो रहा है वो तो ये हो रहा है। सही। इसको इसका नाम नेम दिया है, इसका नाम एफ नेम दिया है। देखेंगे इसको इसलिए दिया है कि ये इसका समझ ले वेरिएबल नेम है। ये क्या है, इसका वेरिएबल नेम है। ये समझ ले इसकी पहचान है, ये इसका नाम है। ये इसका क्या है, नाम समझ ले आप। नेम लिखा हुआ है ना, नेम, ये इसका नाम है। यानी कि लेटर ऑन आपको इस फील्ड को टारगेट करना होगा, इस फील्ड से कोई डेटा पिक करना होगा, या इस फील्ड को आपने इस फील्ड को किसी भी तरीके से आपने यूज करना होगा आगे, तो आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, उसका नाम रिक्वायर्ड होगा। समझ रहे बात? यानी कि इसकी पहचान क्या है, नेम। इसकी पहचान क्या है, एफ नेम। इसकी पहचान क्या है, जेंडर। इसकी पहचान क्या है, डीओबी। इसकी पहचान क्या है, सी नंबर। इसकी पहचान क्या है, एड्रेस। समझ रहे बात? ये इनके नाम है। तो आपको नाम देने पड़ते हैं ताकि आप उसको बाद में कभी यूज करना चाहें कहीं पर तो आप यूज करें। जैसे कि अभी हमारे इस कोर्स के अंदर आपको इसका क्या यूज होगा, आपके पास इसका ये यूज होगा कि हम सीखेंगे कि किस तरह से ईमेल जनरेट होती है। यानी कि हम ये सीखेंगे कि जब आपके पास वेबसाइट पे आप एक कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाते हैं और वहां पे डिटेल देते हैं और सबमिट करवाते हैं, तो वो डिटेल कहाँ आ जानी चाहिए, वो डिटेल हमारे पास आ जानी चाहिए। इसकी मिसाल क्या है, देखिए ये हमारी वेबसाइट है। अब यहाँ पे कोई आता है और यहाँ पर आके कोई इंफॉर्मेशन देता है, अपनी मैसेज देता है, सबमिट करता है, तो क्या होता है, वो मैसेज क्या हो जाता है, सेंड हो जाता है। वो मैसेज हमें ईमेल हो जाता है। तो ये जो सारा काम हो रहा है ये PHP का छोटा सा कोड है, उसके जरिए हो रहा है। लेकिन उसको रिक्वायर्ड क्या होता है, आपका नाम और ईमेल और सारी चीजें किस तरह पिक करता है, टेक्स्ट फील्ड के नेम से के जरिए वो आपकी चीजों को पिक करता है और आगे ईमेल जनरेट कर देता है। ठीक है ना? तो इससे क्या होता है कि आप इस फील्ड को टारगेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने सारे अपने जो है सबके साथ हमने क्या लगा दिया, देखिए तो आप क्या कहेगा, ये रिक्वायर्ड है। फिर क्या कहेगा, ये रिक्वायर्ड है। फिर क्या कहेगा, ये रिक्वायर्ड है। फिर क्या कहेगा, समझ रहे बात? फिर आपको ये कहेगा। तो रिक्वायर्ड लगाकर आप क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। सही है ना? तो ये हमारे पास फॉर्म्स में हमने टेक्स्ट फील्ड कवर कर ली, रेडियो बटन कवर कर लिया, चेक बॉक्सेस कवर कर लिए। ये आपके पास टेक्स्ट एरिया है, ये आपके पास सिलेक्ट है। ठीक है ना? ये आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं इसको, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आपने कवर कर लिया, बटन भी हमने इसके लगा लिए। ठीक है ना? तो इस तरह से आपने इसको टेबल के अंदर भी देके सेट कर लिया। सही हो गया। अब हमने अगला काम जो करना है, हम क्या करते हैं कि आगे चलते हैं HTML के ऊपर। और HTML में हमने आपको क्या पढ़ाया अभी देखें, लास्ट 2 क्लासेस में हमने टेबल्स पढ़े। टेबल्स के अंदर कॉलम्स को मर्ज करना भी हमने सीखा। और इनफैक्ट इसके अंदर भी हमने क्या करा है, इसको मर्ज किया हुआ है, इसको मर्ज किया हुआ है। ठीक है? और टेबल बनाना हमने सीखा। तो टेबल का काम हम साथ और भी करेंगे आगे, लेकिन अभी हम दूसरी एक चीज की तरफ चलते हैं और वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। और उसी के ऊपर सारी की सारी हमारी वेबसाइट क्या करती है, डिपेंड करती है। वेबसाइट बनती है और बहुत ज्यादा उसका यूज होता है, और वो एलिमेंट है हमारे पास div, div। div के एलिमेंट के ऊपर हम काम करेंगे। और
मैंने आपको पहले बताया था लास्ट क्लास में या उससे पहले वाली क्लास में कि देखिए पहले जो पूरी की पूरी वेबसाइट बना करती थी वो टेबल्स के ऊपर बना करती थी। अब जो वेबसाइट्स बनती हैं वो सारी की सारी डिव के ऊपर बनती हैं, ठीक है ना। यानी आप मुख्तलिफ डिव्स लेते हैं और उनको सेट करते हैं और आपकी पूरी एक वेबसाइट बन जाती है। डिव एज कम्पेयर टू टेबल फ्लेक्सिबल है और उसमें आप जो है ना बहुत सारी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम डिव यूज करते हैं। तो डिव क्या चीज होती है? डिव सिंपली देखें इस तरह से होता है, आपने डिव लिखा और डिव को क्लोज कर दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास? डिव बन गया। डिव का मतलब, डिव का मतलब डिवाइड। जी एक मिनट रुक जाए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये एक डब्बा है, डिजाइन अगर आपने अच्छा बना के दे दिया तो कितने पैसे मिलेंगे? कितने पैसे मिलेंगे? $450। $450 का मतलब होता है $450 का मतलब 50,000 रुपए। 50,000 है तकरीबन। 50,000 से ज्यादा हो गया। अल्लाह के बंदे क्या हो गया? अच्छा हाँ, 163 रुपए, CAL 70,000। सी 450 को अगर आप 150 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 70,000 रुपए एक डब्बे को बना के दें। और इसी तरीके से वेब के काम भी बहुत है और वेब के भी कामों की कॉस्ट इसी तरीके से $600, $700, $300, $250। ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रैक्टिस चाहिए, उसके उस तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन आपने कहीं से शुरू किया है और रोजाना की बुनियाद पे आप उस पर काम करें तो कभी ना कभी पहुंच जाएंगे और करने लग जाएंगे। अगर आपके अंदर मेहनत करने का लगन है और एक डायरेक्शन के साथ आप काम करें तो आप क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। देखें ये क्या लिखा हुआ है, पे आउट 1218802 हैज बीन पेड, चेक योर पायनियर अकाउंट इन फ्यू डेज। समझे? ये कल एक पेमेंट आई है और कितनी की पेमेंट है? ये $85 की पेमेंट। ये $85 की पेमेंट है, ये $26 की है, ये 142 की है, ये 135 की है, 175। So far, Alhamdulillah, we have earned more than 1 lakh rupees through freelancing. कितने? 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो आपने काम इस तरह से करना है, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है, सीखनी है चीजें कि देखें आप काम करें घर पे भी बैठ के या कहीं पर भी ऑफिस के अंदर भी, तो आप इंटरनेशनल लेवल का काम करें और आपके अकाउंट के अंदर क्या आने चाहिए? पैसे आने चाहिए। समझ रहे बात? जी सर। तो ये आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, तब मजा है। अच्छा जी, मैंने अपने पास क्या करा था बेटा, फोटोशॉप ओपन करा था। क्या समझाने के लिए आपको फोटोशॉप ओपन किया था मैंने? आपको 1000 बाय 1000 ये हमारे पास, हमने एक फ्रेम ले लिया, समझ लें वर्किंग एरिया ले लिया, कैनवस ले लिया फोटोशॉप का। यहाँ से मैंने ले लिया ये स्क्वायर, तो ये एक मैंने स्क्वायर बना दिया। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, डब्ल्यू और एच। डब्ल्यू स्टैंड फॉर विड्थ, एच स्टैंड फॉर हाइट। हाइट। तो ये बोल रहा है 4 इंच, 4 एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 4 इस तरह से नहीं हो रहा। अच्छा चलिए, तकरीबन 4 इंच इसकी विड्थ है और 3 इंच इसकी क्या है, हाइट है। ये आपने क्या ले लिया, एक तरह का रेक्टेंगल ले लिया। अब ये आप समझ लें कि आपने ये एक रेक्टेंगल ले लिया, ये किस कलर का है? ये कलर आपको नजर आ रहा है, कुछ ग्रे टाइप का है, ब्लैक टाइप का है। फिर आपने एक और रेक्टेंगल लिया, ये बड़ा, ठीक है, और इसको ऐसे कर दिया। फिर आपने एक और रेक्टेंगल लिया, इसको ऐसे कर दिया। फिर आपने एक रेक्टेंगल यूं लिया,
इसको यूं कर दिया, एक और रेक्टेंगल लिया, समझे बात? तो अब ये क्या है? अच्छा, अब बात ये है कि ये तमाम चीजें क्या करी मैंने, ये तमाम चीजें एक बड़े रेक्टेंगल में ले ली, ठीक है, और ये बड़ा रेक्टेंगल पीछे ले गया, सबसे बड़ा रेक्टेंगल कहाँ आ गया, पीछे आ गया आपके पास। और मसला ये आ रहा है क्योंकि बड़े रेक्टेंगल का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बाकी की चीजें नजर आ जाए, बड़ा रेक्टेंगल। तो लाइट ग्रे कलर का ये बड़ा आपके पास एक रेक्टेंगल आ गया, ये आपके पास पिंक आ गया, ब्लू आ गया, ब्लैक आ गया, ये कौन सा कलर होता है, ये आ गया। ऑरेंज। अब ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हैं डिव। क्या है? डिव। मुख्तलिफ साइजेस के क्या है बेटा, डिव। हमने क्या करना है, हमने एक पेज डिजाइन करना है, वेब पेज डिजाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा डिव लेंगे, क्या लेंगे, एक बड़ा डिव लेंगे, बड़ा डिव लेंगे, और उसके अंदर फिर अपने हिसाब से छोटे छोटे डिव बना लेंगे, बना ले। समझ रहे हैं बात? उसके उसमें फिर अपने हिसाब से छोटे छोटे डिव बना लेंगे, और उसके अंदर फिर हम अपने पास काम करेंगे। यहाँ पे लेट्स से हेडिंग दे दी, लोगो दे दिया, यहाँ पे जे क्यूरी दे दी, यहाँ पे इमेजेस दे दिए, प्रोडक्ट दे दिए, यहाँ पे ऐड दे दिया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल दे दी, यहाँ पे फुटर दे दिया, समझ रहे हैं बात? तो डिव बेसिकली क्या होता है आपके पास, डिव की आप विड्थ एंड हाइट देते हैं, और विड्थ एंड हाइट देके आप एक डब्बा अपना बना लेते हैं, और फिर उसके बाद दूसरा डब्बा बनाते हैं, फिर तीसरा डब्बा बनाते हैं, उनको आपस में सेट करते हैं, और आपके पास वेबसाइट क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। हो जाती है। ये जो डब्बे मैंने बनाए ये डिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, DIV। अब यहाँ पे तो ये एडोब फोटोशॉप है, तो सिंपली मैंने रेक्टेंगल लेके ड्रॉ कर लिया। वेब के अंदर आपको डिव लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिव ओपन करा एंड डिव क्लोज करा, और ऑब्वियस सी बात है डिव में कंटेंट होगा, क्या होगा, कंटेंट होगा। लेट्स से कि इस डिव के अंदर है कंटेंट मौजूद, दी ऐप स्टेशन, ठीक है बेटा, H4 क्लोज कर दिया, इसको मैंने सेव करवाया, एंड वेयर इज माय फोल्डर, div1 div1, ठीक है, इसका नाम मैंने div1 रख दिया इस फाइल का, और इसका मैं टाइटल दे रहा हूं लर्निंग डिव एंड वन, सही ना बेटा? इसको अब आप देखिए कि इसको मैं जब रन करता हूं अपने पास तो ये आ गया, लेकिन बात ये है कि यदि ऐप स्टेशन लिखा हुआ इसमें कोई फर्क नहीं है, यानी कि कुछ आपको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा। अगर आप H5 वैसे भी लिख दे तो भी ऐसे ही होगा। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? जी जी अंदर समझ रही है बात? अगर आप H5 में वैसे भी लिख दें बॉडी में जाके तो वो इसी तरह से नजर आएगा। तो डिफ का क्या फायदा हुआ? देखिए डिफ का फायदा ये है कि लेट्स से कि हम इस डिफ के ओपनिंग टैग के अंदर गए, स्टाइल लगाया, और इसका क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर, और कलर कौन सा दे दिया, ये। तो अब वहां कौन सा कलर नजर आएगा हमें? हाँ भाई, ब्लू नजर आएगा कि नहीं आएगा? नजर आएगा कि नहीं आएगा भाई? आएगा सर। ये देखें आपके पास कलर नजर आ गया इसके अंदर, हमने डिफ के अंदर बैकग्राउंड कलर दिया। अब बात यह है कि ये हमने कलर तो दे दिया, लेकिन हमें क्या करना है, ये जो इसका कलर दिखा रहा है वो कलर इसलिए दिखा रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज। मैं यहाँ से H4 हटा लूं,
सर रिलोड कर लें। अच्छा जी, H4 रहने देता हूँ। अब ये जो आपके पास div है, इस div की मैं width दे रहा हूँ 300 px और इस div की height दे रहा हूँ 300 px। px stands for pixel। तो देखिए ये क्या बन गया, ये एक डब्बा बन गया, ये एक div बन गया, एक कंटेनर बन गया। div basically क्या होते हैं? div basically divs are like a small container। divs are like a स्मॉल कंटेनर। कंटेनर, छोटे डब्बे आप समझ लें हैं, छोटे एंड बड़े डब्बे। और उस कंटेनर में आप फिर अपनी मर्जी से चीजें रखते हैं, सामान रखते हैं। कंटेनर किस लिए होते हैं, डब्बे किस लिए होते हैं? उसमें आप कुछ ना कुछ रखते हैं ना। तो डिब्बे इसी तरीके से आपके पास एक डब्बा है। तो ये एक डब्बा है जिसके अंदर हमने दिया है स्टेशन लिखा है, ठीक है, और ब्लू कलर का है। इसी तरीके से सिमिलरली देखिएगा, मैं एक और डिव ले रहा हूँ और इस डिव को भी क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ और इसके ओपनिंग टैग में जाके, स्टाइल में जाके, बैकग्राउंड कलर में जाके कलर दे रहा हूँ और विड्थ दे रहा हूँ इसकी 200 px और हाइट दे रहा हूँ इसकी, लेट से हाइट इसकी। चेक करते हैं तो देखेंगे एक और डिव आ गया। डिव एक और आ गया, डिव एक और ले रहा हूँ। जबरदस्त आवाज निकाल रहा है, ये कौन है? सब्जी वाला। बैकग्राउंड कलर सही है। और फिर मैंने आपको बताया कि विड्थ ले ली हमने, हम लेट से कि इसकी विड्थ ले लेते हैं 640 और हाइट ले लेते हैं इसकी, हाइट कम ले लेते हैं 200 px। तो देखिए आपके पास ये एक डिव और आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या लेते हैं भैया, डिव्स लेते हैं और डिव लेने के बाद उस डिव को डिजाइन करते हैं। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट एक वेबसाइट जनरेट हो जाती है। अब डिव का फायदा क्या है, टेबल में हम क्यों नहीं काम कर लेते? तो डिव का फायदा ये है कि मैंने आपको बताया ये फ्लेक्सिबल है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना आसान है बहुत ज्यादा। रिस्पॉन्सिव से क्या मुराद है? रिस्पॉन्सिव से मुराद ये है कि आपके पास वेबसाइट आपकी मोबाइल फोन पे भी ओपन होती है, टैबलेट्स पे भी ओपन होती है, सिस्टम है, लैपटॉप्स है। तो वेबसाइट आपके पास तमाम प्लेटफॉर्म्स पे ठीक तरह से काम करें, अच्छी तरीके से काम करें, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डिव लेते हैं, ताकि उसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन करना भी आसान हो और फिर वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना भी आपके पास क्या हो, आसान हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, टिप्स पे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने क्या पढ़ा है अब तक, जो हमने स्टाइलिंग पढ़ी है यानी कि CSS पढ़ी है। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखें, आपको समझाने के लिए, डिव समझाना मकसद था, तो अभी मैंने क्या करा है, डिव के ओपनिंग टैग के अंदर ही हमने स्टाइलिंग करके, डिव के ओपनिंग टैग के अंदर ही स्टाइलिंग करके उसको कलर, विड्थ और हाइट दे दी, ठीक है ना। अच्छा, एक बात तो मुझे ये बताइए, और खास तौर पे सुंदर और मोहसिन से सवाल है, डिव इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है? सर इनलाइन है। हाँ जी मोहसिन, इनलाइन है सर। डिव इनलाइन एलिमेंट है, कैसे पता चला? क्योंकि उसके ब्रैकेट के अंदर ही हम जो है ना ये प्रॉपर्टी डालना है। थप्पड़ लगा लो अपने आप को खुद ही, अच्छा, खुद ही मारो अपने आप को।
दिखाओ सर इससे आगे एक और डिव लग सकता है क्योंकि किसके आगे डेवलप। ये जो स्पेस है मतलब यहाँ पे इस भाई तरह। अल्लाह के बंदो, अगर ये इनलाइन होता तो ये ग्रीन वाला डब्बा इसके बराबर में आता ना मोहसिन। यस सर। हाँ ये भी है। सर ब्लॉक है, ब्लॉक। ब्लॉक लेवल है, देखिए ना इसके बाद जगह है मौजूद। इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो सिर्फ उतना ही स्पेस लेते हैं जितना रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद स्पेस को दूसरी चीज के लिए छोड़ देते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं कि जितना स्पेस होता है पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। कवर कर लेते हैं आपके पास। ठीक है ना, समझे नहीं समझे? जी सर। जी सर। अच्छा, चलो इसकी आगे प्रॉपर्टीज देखेंगे, डिफ की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो फिर मजीद इसको समझेंगे, इनलाइन को और ब्लॉक को, कि डिफ आपके पास क्या चीज है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये जो स्टाइलिंग है, हाँ सवाल मैं क्या कर रहा था, सवाल ये कर रहा था ये जो स्टाइलिंग मैं कर रहा हूँ ये कौन सी स्टाइलिंग की कौन सी टाइप है? पहले तो ये बताएं कितनी टाइप होती है? इनलाइन हाँ जी, और इनलाइन होती है और इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। गुड गुड, वेरी गुड। अब ये कौन सी है? ये इनलाइन है। गुड, ये इनलाइन स्टाइलिंग होती है। और इंटरनल स्टाइलिंग कहाँ पर होती है सुंदर, कौन से सेक्शन में होती है? सर कौन सी? इंटरनल स्टाइलिंग कौन से सेक्शन में होती है? कहाँ पर होती है इंटरनल स्टाइलिंग? इंटरनल है मतलब सर, जैसे वेबसाइट खोलते हैं उसके अंदर जो अलग अलग जैसे कि पोर्शन बने होते हैं उसके अंदर होती है। इंटरनल स्टाइलिंग होती है हेड के अंदर। और देखिएगा स्क्रीन पे, इंटरनल स्टाइलिंग के अंदर आप क्या करते हैं, हेड के अंदर लगाते हैं स्टाइल का टैग और उस स्टाइल के टैग को कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पर आप जाके स्टाइल करते हैं। लेट से कि देखिएगा मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ, यहाँ पे जाके लिखता हूँ डिफ, और डिफ को डिजाइन कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर हेड दे दी मैंने इसकी लेट से के 100 और हाइट दे दी मैंने इसकी 100 px। px जरूर लगाना है आपने, ठीक है ना। अब हम इसको चलाएंगे तो यहाँ क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे? होने तो चाहिए सर। होने चाहिए। हाँ भाई जी मौके, सर। जी सर होगा। हाँ भाई चेंजेस होंगे कोई? रिफ्रेश करूंगा तो 10। यस सर। सिर्फ जो आपका आखिरी वाला डिफ था वो चेंज हुआ है, सिर्फ जो आपका आखिरी वाला डिफ था वो चेंज हुआ है, बाकी कोई भी चेंज नहीं हुआ। और वो भी पता नहीं सर क्या वाइट, लेकिन वो भी पता नहीं सर क्या हमने वाइट। तो हेड में चेंज करी तो ये तो एंड में क्यों हुआ? हाँ ये एंड में क्यों हुआ ये मुझे भी समझ में नहीं आई है, ये एंड में क्यों हुआ, और वो भी पूरा नहीं हुआ, देखें वो भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा देखिए बात ये है कि देखिए हमने ऊपर डिफ, सिंपली डिफ को डिजाइन करा है। अब नीचे मसला ये है कि इनलाइन स्टाइलिंग हुई हुई है और ऊपर इंटरनल स्टाइलिंग हुई हुई है। तो देखिए इंटरनल इनलाइन स्टाइलिंग इंटरनल स्टाइलिंग को ओवरलैप कर देगी, क्योंकि आपने एलिमेंट के अंदर ही स्टाइलिंग दे दी। अच्छा अब देखिए मैं अभी एक बात समझिएगा, देखिए मैं अभी आपको जो असल बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ। अब ये जो डिव है ना, देखिए ये वाला डिव किस तरह से डिजाइन हुआ है, जिस तरह से हमने ऊपर जो इंटरनल स्टाइल करा है और इसके अंदर मैंने कोई इनलाइन स्टाइलिंग नहीं की। अब मैं इस तरह से जितने भी डिव लूंगा वो सारे के सारे, देखिए नीचे एक और डिजाइन हो गया, कलर सेम है इसलिए आपको वो ऐसा लग रहा है एक ही डिव है, लेकिन ये अलग अलग डिव है। इस तरह से मैं जितने भी डिव लेता जाऊंगा तो देखिए वो सारे के सारे नीचे आपके पास आते जाएंगे।
समझ रहे हैं ना सही। बात? जी सर। तो ये क्यों किस तरह से हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आपने ऊपर सिंपल डिव का जो टैग है वो लिया है और उसको डिजाइन कर दिया। अब आप सिंपल डिव जितने भी लेंगे उसको इंटरनल इनलाइन स्टाइल अगर नहीं देंगे तो वो सारे के सारे इसके हिसाब से डिजाइन होते जाएंगे। और ये क्या हम कर रहे हैं, ये इंटरनल स्टाइलिंग कर रहे हैं। और इंटरनल स्टाइलिंग में मैंने दो चीजें और आपको बताई थी, और वो दो चीजें ये बताई थी आपको, उसमें से एक चीज मैंने प्रैक्टिकली करवाई भी थी, वो ये बताई थी कि आप क्लास भी बना सकते हैं और आप क्लास बना के भी अपना काम कर सकते हैं। वो किस तरह से, देखिएगा गौर से, बात को समझिएगा। मैं एक और पेज ले लेता हूं और आपको इंटरनल स्टाइलिंग बताने लगा। हमने लिया यहाँ पे क्लास बनाएंगे। क्यों क्लास बनाएंगे? क्योंकि देखिए इससे पहले वाले काम के अंदर मैंने डायरेक्टली डिव को डिजाइन किया था, तो जितने भी डिव लूंगा वो उस हिसाब से हो जाएंगे। तो उससे अच्छा ये है कि आप क्या बनाए, क्लास बनाए। एक क्लास हमने बनाई, स्टाइल लिया, स्टाइल को क्लोज किया और हमने डॉट लगा के क्लास बनाई C1 और उसको डिजाइन किया। ठीक है, अब इसको मैं कह रहा हूं कि बैकग्राउंड कलर ऐसा कर दो, विड्थ ऐसी कर दो, हाइट, सही है ना? ये एक क्लास है। ठीक है, अब देखिए ये हेड के अंदर है, इंटरनल स्टाइलिंग है। यहां पे मैं ले रहा हूं डिव और इस डिव में जाके क्लास दे रहा हूं व्हाट। अभी ये फाइल सेव नहीं हुई, मैं इसको सेव करवा लूं। div2 के नाम से इसको सेव करवाई और इसको क्लास दे दी क्या, C1। ये C1 क्लास कहाँ है? ये C1 क्लास ऊपर मैंने बनाई है। इस फाइल को चेक करते हैं, देखें ये डिव आई। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक और क्लास बना रहा हूं, उसका नाम है डॉट C2। डॉट इसलिए लगा रहा हूं ताकि ये क्लास बन जाए, डॉट नहीं लगाऊंगा तो क्लास नहीं बनेगी। इसका बैकग्राउंड कलर ले रहा हूं, इसकी विड्थ ले रहा हूं 400 px, की हाइट ले रहा हूं 400 px। ठीक है, और नीचे क्या कर रहा हूं, नीचे एक और डिव ले रहा हूं और इसमें कौन सी क्लास दे रहा हूं, C2। देखिए ये क्लास, समझ रहे बात? अब इसी तरीके से एक और डिव ले रहा हूं, इसको दे रहा हूं C1 और एक और डिव ले रहा हूं, उसको दे रहा हूं C2। कॉपी कर लेता हूं। तो C1 C2 C1 C2 चार डिव हैं। दो डिव के अंदर C1 वाली क्लास कॉल हो रही है और दो डिव के अंदर आपके पास C2 वाली क्लास कॉल हो रही है। ठीक है ना? और ये क्या चीज है, ये इंटरनल स्टाइलिंग के थ्रू हम काम कर रहे हैं। तो देखिए इंटरनल स्टाइलिंग का फायदा ये है कि यहाँ से कोड आपका मिनिमाइज हो गया। यहाँ पे आपको स्टाइल लगाकर बैकग्राउंड कलर हाइट विड्थ दे रहे थे, आपको इतनी लंबी लाइन जा रही थी, चीजें मिक्सअप हो रही थी और कंफ्यूजन हो रही थी आपको। तो आपने क्या कर लिया, आपने इंटरनल स्टाइलिंग के थ्रू वो मसला हल कर लिया और इस तरह से आपके पास काम हो गया। ठीक है ना? अब आपने क्या करना है कि देखिए आज की जो क्लास है डिव वाली, और जो हमने HTML मैंने जो आपको बटन लगाना बताया है वहां पे रिक्वायर्ड की फील्ड लगाई है, तो इसकी अच्छी तरीके से डिव की आपने प्रैक्टिस कर ली है। छोटे बड़े आड़े टेढ़े तो फिर डिव नहीं बनते, छोटे बड़े मुख्तलिफ कलर्स के साथ आपने बनाना है, इंटरनल स्टाइलिंग करनी है, क्लास बनानी है, इनलाइन स्टाइलिंग भी करके चेक करनी है। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जानी चाहिए डिव्स के ऊपर और इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो अब तक भी करवाई है। उसकी वजह यह है कि देखिए आगे हमने करनी है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि आगे हमने अब टेम्पलेट बनाना, क्या बनाना है, वेब
टेम्पलेट बनाना है, यानी कि एक वेबसाइट का कंप्लीट टेम्पलेट हमने तैयार करना है। तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो नहीं काम करेगा। ठीक है जी। अच्छा सर मुझे एक बात बताइएगा, ये मोबाइल पे वर्क करेगा HTML? मोबाइल पे वर्क करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। मोबाइल पे देखिए ना चल ब्राउजर, जाएगा? हाँ ब्राउजर चलता है ना मोबाइल पे, आपके वेबसाइट्स चलती हैं तो ये भी चलेगा। ठीक है नहीं ना। तो मतलब इसको मतलब ये जो मतलब ये बनाने का HTML पे बना रहे हैं ना हम लोग। हाँ असल में मेरा लैपटॉप तो मैंने आपको बताया ही था खराब हुआ है, पता नहीं क्या मसला। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा मोबाइल के ऊपर। और मैंने बताया था इन लोगों को कि देखिए एक वेबसाइट है W3 स्कूल, वहाँ पे आप जाएं, कोड लिखें, वहाँ पे किसी भी उसकी एक्सरसाइज पे जाएं, कोड लिखें और उसको ट्राई करें, ट्राई नाउ करें, ट्राई योरसेल्फ करें, तो वो उसका रिजल्ट दिखा देता है। तो बहुत सारी चीजें आप वहाँ पे भी ट्राई करके अपना कोड लिख के देख सकते हैं। ठीक है। तो और सर कुछ इंशाल्लाह एप्लीकेशंस भी है मोबाइल, उसमें भी आप ये कोड लिख के जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना, मोहसिन से पूछ लें वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं। ट्यूसडे को इंशाल्लाह 9:30 बजे दोबारा क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिस कर लें, कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल स्टाइलिंग पढ़ें और उसके बाद फिर टेम्पलेट बनाएं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।